साम्राज्य खत्म होने के बाद सर धर्मपाल का स्टार्ट होता है सर, जो कि धर्मपाल 770 ईस्वी से 800 ईस्वी तक शासन किया। और इसके शासन काल में सर कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो कि राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच में हुआ था। और कन्नौज के लिए जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था सर, उसमें पाल वंश का धर्मपाल ने ही विजय प्राप्त किया था या जीता था उस युद्ध को। उसके असर धर्मपाल को परम सौगात के नाम से जाना जाता है तथा उत्तरापद स्वामी की भी उपाधि दी गई है इसे। और कुछ कुछ है इसके बारे में जानकारी, जैसे कि धर्मपाल के राज दरबार में हरिभद्र नामक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का लेखक था। धर्मपाल जो है वो भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था और नालंदा महाविहार को इसमें लगभग 200 नहीं सर 2000 गांव दान में दिया था। उसके बाद सर इसका भी साम्राज्य खत्म हो जाता है। उसके बाद सर देवपाल देवपाल 2000 के गांव बारे में लिखाए पढ़े थे। थे क्या सर? अंजलि 2000 गांव लिखाए थे। 200 गांव दान स्वरूप दिया था। सर मेरा गलती तो हो रहा है 2000। सॉरी सर, गलती हो गई सर, 3 नहीं, वही तो हमको फोन किया है। उस जगह है हम ठीक सर, है। अभी हम उसको अच्छा, जगह है, तब वो जगह है। फोन कैसे किया? हम ग्रुप में मैसेज किए तो रिप्लाई नहीं आया। ठीक, आगे पढ़ो। देवपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ देवपाल का जो पाल साम्राज्य का था वो प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र तक विस्तारित किया पाल साम्राज्य को। उसके बाद देवपाल अपना राजधानी मुंगेर को बना लेता है। और इसके शासन काल में विदेशी यात्री सुलेमान भारत आया था और सुलेमान ने देवपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी थी। देवपाल जो था वो जावा का शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर बौद्ध विहार का देख रेख के लिए नालंदा में 5 गांव अनुदान में दिया था। उसके बाद सर इसके बाद इसका काल खत्म हो जाता है। उसके बाद महिपाल प्रथम का काल शुरू होता है। देवपाल के बाद सर पाल वंश का मतलब पतन होना शुरू हो गया था और 988 ईस्वी में महिपाल प्रथम ने सत्ता संभाला था सर। पाल वंश को मतलब पुनः ऊंचाइयां प्रदान महिपाल के द्वारा ही किया गया, महिपाल प्रथम के द्वारा किया गया। और महिपाल प्रथम को पाल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। महिपाल प्रथम जो था या इसके शासन काल में ही शांत रक्षित तथा अनिशा दीपांकर नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बत की यात्रा की थी और कालांतर में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। उसके बाद 1723 ईस्वी में महिपाल प्रथम तथा राजेंद्र चोल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महिपाल प्रथम पराजित हो गया। इस पराजय के बाद सर पाल शासक कमजोर होते गए तथा 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य का अंत हो गया। समाज का अंत हो गया। चलो उसका 1-2 पॉइंट और लिख लो। महिपाल प्रथम में ही दयाभाग के जन्मदाता जीमूतवाहन, दयाभाग के जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जीमूतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। हो गया। एक अन्य ग्रंथ, अगला पॉइंट लिखो। एक अन्य ग्रंथ जिसे संध्याकर ने लिखा है, जिसे संध्याकर ने लिखा है,
उसमें रामपाल चरित के नायक रामपाल रामपाल को तारानाथ ने पाल वंश का अंतिम शासक माना है। क्या कर रहा है कि संध्याकार ने एक ग्रंथ लिखा है, एक पुस्तक लिखा है, नाम रामपाल चरित। उस किताब का क्या नाम है? रामपाल चरित। इस रामपाल चरित का जो हीरो है, जो नायक है, उसका नाम है रामपाल। ठीक है। इस रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक किसने माना है? तो तारानाथ ने माना। किसने माना है? तारानाथ। स्टेटमेंट समझ में आ गया? ऐसे आमतौर पे हम लोग महिपाल प्रथम को लेके चलते हैं कि उन्हीं के शासनकाल में पाल वंश जो है लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन संध्याकार ने एक कहानी लिखा है, एक पुस्तक लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम दिया रामपाल चरित। इस रामपाल चरित में रामपाल जो इस नायक है, इस नाटक का कहो या जो भी कहो कहानी का, उसको तारानाथ ने क्या कहा? ये पाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक। तो अगर ऑप्शन में कहीं मिले रामपाल, तो उसको पाल वंश का अंतिम शासक मानेंगे, या फिर इसके ऊपर जो हम लोग पढ़े, किसका नाम? रामपाल, महिपाल प्रथम। यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, महिपाल प्रथम या रामपाल। ठीक है। हाँ, वैसे रामपाल बहुत कम लोग मानता है, बस ये तारानाथ का मानना था कि रामपाल प्रथम जो है, सॉरी, रामपाल जो है पाल का अंतिम शासक था। लेकिन जीमूत वाहन वाला याद रखना, जीमूत वाहन की कथा हम लोगों के यहाँ होता है ना, जितिया। हाँ। जितिया में यही जीमूत वाहन का चर्चा है। ठीक है, यही जीमूत वाहन का चर्चा है। पाल साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त था जीमूत वाहन को। जीमूत वाहन को किसका संरक्षण प्राप्त था? पाल वंश का। अब इसका तो बात हो गया। अब हम लोग बात किए थे कि कन्नौज के लिए जो लड़ाई हुआ था, इसका नाम दिए थे त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या दिए थे नाम? त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्ष था इसमें। कौन कौन सा पक्ष था? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। पाल और प्रतिहार जी। तो हम लोग पाल वंश जब पढ़ी तो लगले राष्ट्रकूट भी पढ़ ही लेते हैं और प्रतिहार भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, विजयी कौन हुआ था तीनों में से? धर्मपाल विजयी हुआ था। किस वंश का? सर पाल वंश का। छूट गया था सर, आवाज ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ने कहा कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन कौन से 3 पक्ष थे? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो पाल वंश के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। अगला टॉपिक लिखो, राष्ट्रकूट। सर जरा सा खाली वो वाला लिखवा देते ना सर, उसमें रामपाल चरित के नायक रामपाल को तारानाथ ने पाल वंश का अंतिम शासक माना है। रामपाल चरित के नायक रामपाल को तारानाथ ने पाल वंश का अंतिम शासक माना है। एक ही स्टेटमेंट इसको लिखना था। हो गया जी सर। अच्छा, इसका कहानी, अभी जो पाल वंश का कहानी है, जहां से रामपाल मरा, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट और प्रतिहार पढ़ेंगे, फिर रामपाल से कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी लिख लो पहले राष्ट्रकूट लिखो। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक लिखवा चुके हैं, बताओ कौन था?
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मान्य खेत, या इसका एक और नाम है मान्य खेत का, मलखेड़, मान्य खेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। सोलापुर के पास मान्य खेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। राष्ट्रकूट का कौन सा संस्थापक? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। उसकी राजधानी मान्य खेत या मलखेड़। खेत, हाँ ठीक है। इस वंश का यानी राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक ध्रुव था। ध्रुव, राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट की ओर से हिस्सा लिया था। अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में स्टेटमेंट पूरा हुआ। जिसने कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कौन? ध्रुव भाग लिया था। इधर से धर्मपाल, इधर से ध्रुव, ध्रुव से ध्रुव, ध्रुव से धर्मपाल। ठीक है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें दो राजाओं का नाम तो ध्रुव से हो गया, ध्रुव और धर्मपाल। हाँ। लिखो, राष्ट्रकूट वंश का ही एक और शासक अमोघ वर्ष था, जिसने लगभग 14 वर्षों तक शासन किया था। 64 वर्षों तक शासन किया था। जिसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया था तथा वह जैन धर्म का मतावलंबी था। अमोघ वर्ष हो गया। अमोघ वर्ष के बारे में एक और स्टेटमेंट लिखो। अमोघ वर्ष को उसके कन्नड़ ग्रंथ, अमोघ वर्ष को
उसके कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग, कविराज मार्ग, उसके कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना के लिए भी जाना जाता है। कविराज मार्ग की रचना के लिए भी जाना जाता है। लिख लिया? अमुक वर्ष ने किस ग्रंथ की रचना की? कन्नड़ ग्रंथ। कन्नड़ ग्रंथ नाम? कविराज मार्ग। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रकूट वंश का एक अन्य महान शासक, राष्ट्रकूट वंश का एक अन्य महान शासक इंद्र तीन हुए। अन्य शासक, एक अन्य महान शासक इंद्र तीन हुए तथा वल्लभराज भी, तथा वल्लभराज भी इसी वंश का एक प्रतापी राजा था। तथा वल्लभराज भी इसी वंश का एक प्रतापी राजा था। देखो, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण एक ने, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण एक ने, या कृष्ण प्रथम जो लिखना है, एलोरा में, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण एक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। लिख लिए? जी सर। लिखो, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रभावशाली राजा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रभावशाली राजा कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय था, जिसने, जिसने मालवा के परमारों, जिसने मालवा के परमारों, सर मालवा के परमारों, बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं सर, बोर्ड नहीं दिख रहा अभी? नहीं, उधर साइड वाला नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। जिसने मालवा के परमारों तथा बेंगी के पूर्वी चालुक्यों, बेंगी के पूर्वी चालुक्यों, बेंगी के पूर्वी चालुक्यों, चालुक्यों, जी, बेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्ध किया था। मालवा के परमारों एवं वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्ध किया था। जी।
कृष्ण तीन ने चोल राजा परंतक एक को परंतक, कहीं कहीं परांतक भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम मिलेगा, परंतक मिलेगा चाहे परांतक मिलेगा। परंतक एक को 949 ईस्वी में पराजित किया था। 949 949 ईस्वी में पराजित किया था। नौ सौ उनचास ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। किया था जी। किसने? कृष्ण कृष्ण तीन ने चोल शासक परंतक को किया था पराजित। कब? 949 ईस्वी में। 49 मालवा के ईस्वी में। परगना के साथ भी युद्ध किया था, बेंगी के जो पूर्वी चालुक्य शासक थे उनके साथ भी युद्ध किया था, ठीक है, यानी ये युद्ध में मग्न रहा। तो राजपूत वंश का कौन कौन सा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दंतीदुर्ग संस्थापक, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मान्य खेट को बनाया था। बनाया था, मान्य खेट को बनाया था। दूसरा राजा कौन हो गया दंतीदुर्ग के बाद राजपूत का? तो ध्रुव कौन था? यही ध्रुव राजा था राजपूत वंश का, जिसने कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है, किसकी तरफ से? राजपूत की तरफ से। इसके बाद एक राजा हुए अमोघवर्ष। अमोघवर्ष को हम लोग क्यों जानते हैं? तो यह जैन धर्म का मतावलंबी था। अमोघवर्ष क्या था? जैन धर्म का मतावलंबी था, ठीक है। और इसने क्या लिखा था? कविराज मार्ग, कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग लिखा था, ठीक है। अमोघवर्ष। इसके बाद इंद्रसेन एक राजा हुआ, फिर बल्लभ राज हुए, ठीक है। कृष्ण एक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण एक का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एलोरा में हमारा कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण एक ने करवाया था। मंदिर है किसका? शिव का, और बनवाया किसने? कृष्ण ने। मंदिर किसका है? कैलाश जी का है। कहाँ? एलोरा में। बनवाया किसने? कृष्ण तीन ने, ठीक है, कृष्ण एक ने। फिर अंतिम प्रभावशाली राजा कौन थे? कृष्ण तीन थे, जो हमेशा युद्ध में ही बिजी रहे। परमारों के साथ युद्ध किया, चालुक्यों के साथ युद्ध किया, और यहाँ परांतक या परंतक जो भी लिखा हुआ ऑप्शन में, चोल राजा था, उसको पराजित किया था, ठीक है। तो हो गया राजपूत, हो गया पाल, ठीक। अब थोड़ा सा प्रतिहार बता देते हैं। नेक्स्ट देखो प्रतिहार वंश। देखो प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम थे। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है।
इसी को या तो प्रतिहार वंश लिखेगा या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश लिखेगा। गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार ये गुर्जर वंश के ही वंशज थे। तो प्रतिहार लिखे चाहे गुर्जर प्रतिहार लिखे, उसका संस्थापक कौन हो गया? नागभट्ट एक, गुर्जर वंश के ही वंशज। ठीक है, प्रतिहार वंश बोले या गुर्जर प्रतिहार वंश बोले, संस्थापक कौन? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट। क्यों गुर्जर कहा जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार इसलिए कहा जाता है कि जो प्रतिहार लोग थे वो गुर्जर वंश के ही वंशज माने जाते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। ठीक है, ठीक है। जी। लिखो, नागभट्ट प्रथम ने अपनी आरंभिक राजधानी भनीमाल को बनाया था। ठीक है, जी। भनीमाल किसकी राजधानी थी? नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम का है या प्रतिहार वंश का? ठीक है, गुर्जर। प्रतिहारों जी। की राजधानी क्या थी? भनीमाल थी। अब दूसरा राजा लिखो, नागभट्ट दो, नागभट्ट द्वितीय। इसका अगर तुम लिखना चाहो तो 730 से 756 ईस्वी इसका शासनकाल, नागभट्ट एक का। 730 से 756, 730 756, और इसका 800 से 833 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय का। अच्छा। प्रतिहार वंश का पहला राजा कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम, 730 से 756। अन्य महत्वपूर्ण राजा में दूसरा राजा का नाम पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय का, जिसका शासनकाल 800 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं एक आध लाइन। लिखो, नागभट्ट द्वितीय ने पाल साम्राज्य के शासक, नागभट्ट द्वितीय ने पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया था। बहुत बड़ी उपलब्धि है इसका। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने। जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज एक को सेकंड, बनाया था। विवेक फोन कर रहा है, क्या हुआ? बात करो। जी सर।
नागवर द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, परंतु वह राष्ट्रकूट के राजा गोविंद III से पराजित हुआ था। परंतु वह राष्ट्रकूट के राजा गोविंद III पराजित हुआ था। एक्चुअल में जो कन्नौज था वहां पे प्रतिहार वंश का ही समझो एक तरह से शासन चल रहा था। इसका प्रतिहार वंश का, ठीक है। तो नागभर जो 2 था, इसकी राजधानी थी क्या? कन्नौज। और जब कन्नौज में इसकी राजधानी थी तो गोविंद III से पराजित हो गया, जो कि राष्ट्रकूट का राजा था। और अंत में फिर उस समय जो तीनों वंश चल रहा था अलग अलग जगह पे, कौन कौन? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों वंश आपस में लड़ने लगे। किसके लिए? कन्नौज के लिए, ठीक है। ये हो गया नागभट्ट 2। नेक्स्ट लिखो मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम तीसरा राजा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। मिहिर भोज प्रथम जी। इसका शासनकाल लिख लो 836 से 885। 836 8853 836 885 मिहिर भोज। लिखो इस मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जी। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। जी। ऐसे लिख सकते हो, इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया था। पुनः अपनी, क्योंकि एक बार हार गया था गोविंद III से, इससे पहले इसका राजा तो, ठीक है। तो फिर से उसे जीत करके फिर से अपनी राजधानी बनाया था। पुनः अपनी राजधानी बनाया था जी। मिहिर भोज ने। पहले बनाया था, ठीक है। वो गोविंद राजा III से पराजित हो, गोविंद से III से। फिर कन्नौज को दोबारा राजधानी किसने बनाया? मिहिर भोज ने बनाया। मिहिर भोज ने बनाया। हो गया। लिखो मिहिर भोज एक या प्रथम। मिहिर भोज प्रथम अपने समकालीन राजाओं ध्रुव, किस वंश का था ध्रुव? राष्ट्रकूट वंश का था। वेरी गुड, ब्रैकेट में लिखो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश तथा देवपाल पाल वंश जी। से पराजित हुआ था। ठीक है। जी। अगला स्टेटमेंट लिखो मिहिर भोज प्रथम
जी सर। वैष्णव मतावलंबी था। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव मतावलंबी था जी। तथा तथा उसने आदिवारा एवं प्रभास उपाधि ग्रहण की थी। सर क्या? आदिवारा प्रभास की उपाधि की थी या धारण की थी। उपाधि धारण की थी। प्रभास की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। आदिवारा की भोज। उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। मिहिर। ठीक है, जी। देखो मिहिर भोज का महत्वपूर्ण लेख, मिहिर भोज का महत्वपूर्ण लेख जी। ब्रैकेट में लिखना प्रशस्ति। प्रशस्ति लेख या जी। प्रशस्ति एक ही बात होता है। हाँ हाँ। महत्वपूर्ण लेख या प्रशस्ति ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। ग्वालियर एमपी। जी। मध्य प्रदेश। ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। मिहिर भोज के बारे में प्रशस्ति है, लेख है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? ग्वालियर से प्राप्त हुआ। हो गया। जी। अगला राजा लिखो महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम 885 से 909 ईस्वी। 885 से 909 ईस्वी। देखो महेंद्र पाल प्रथम जी ने अपने शासन काल में, महेंद्र पाल प्रथम ने अपने शासन काल में जी प्रतिहार वंश के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। प्रतिहार वंश के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। इनके ही दरबार में राजशेखर निवास करते थे। इनके ही दरबार में राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कौन सा पुस्तक लिखा है? सर राजशेखर। जी सर लिखवाए हैं। इनके ही दरबार में राजशेखर निवास करते थे तथा वे महेंद्रपाल के गुरु भी यही थे। तथा वे उनके गुरु भी थे। तो गुरु लिखो राजगुरु लिखो, एक ही बात है। राजगुरु भी थे। महेंद्रपाल के बारे में यही लिखना है कि उनके दरबार में कौन था? राजशेखर था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। तो हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए, किसका किसका? राजपूत का, पाल का और प्रतिहार का। कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ? पाल वंश का शासक विजयी हुआ। कौन? धर्मपाल। कौन विजय हुआ था? जी कन्नौज के हुआ, उसमें कौन विजय हुआ? सर राजधानी कन्नौज के लिए तो राजा गोविंद 3 को से पराजित हुआ था। नागभट्ट द्वितीय।
हम ये पूछ रहे हैं कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें फाइनल विजय किसका हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष में सर अबोध वर्षों से था। धर्मपाल। जी धर्मपाल। हाँ, सो धर्मपाल हम पहली बार तो बोले थे सर। हाँ बोल। हम बोले, आप नहीं सुने तब हम फिर कंफ्यूज हो गए, हमको लगा हम गलत बोल दिए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष तीनों वंश का नाम? पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश, जी या इसी को लिखेगा गुर्जर प्रतिहार, और तीसरा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। विजयी कौन हुआ? धर्मपाल। पाल हुआ। सर राजशेखर का कौन भाग लिया था? राष्ट्रकूट के तरफ कौन भाग लिया था? सर ध्रुव। हाँ? ध्रुव ध्रुव। जी। प्रतिहार के बाद ध्रुव, राष्ट्रकूट के तरफ से ध्रुव। किस सर वंश का था ध्रुव? राष्ट्रकूट के तरफ से राष्ट्रकूट ध्रुव। जी राष्ट्रकूट के तरफ से ध्रुव ने भाग लिया। हाँ। तो धर्मपाल विजयी हुआ। हालांकि राजपूत वंश का जो और दूसरा राजा था वो गुर्जर प्रतिहार से एक बार हार चुका था, उससे कोई मतलब नहीं था। फाइनल विजयी किसका हुआ? धर्मपाल का हुआ। फाइनल विजयी के कौन हुआ? धर्मपाल हुआ था। ऐसे बना लोगे ना तो याद रहेगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। सर इसका तो काव्य मीमांसा था राजशेखर का ना? काव्य मीमांसा की रचना किया था। काव्य मीमांसा जी प्रथम। इसका सुबह हो रहा है अभी। कहाँ सर? ओ मुर्गा मेरे दरवाजे पर उठा रहा है। फिर सो गया क्या? वो क्या बोलते हैं? हाँ विवेक वो फोन किया, बोला कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। मैंने कनेक्ट हो रहा पता नहीं तो सर, खेल। वो खत्म कर लिया होगा अपना नेट पैक। अच्छा अच्छा, हमको लगा खेलने चला गया। नहीं चलिए पता। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। जब महिपाल प्रथम का पतन शुरू हुआ मगध में, अपना मतलब बिहार में, महिपाल प्रथम किसका शासक था? पाल वंश का। पाल वंश का। अब जब यहाँ पे उसका शासन खत्म हुआ तो फिर यहाँ तो कोई ना कोई शासन तो किया होगा, है ना? हाँ। अगला टॉपिक लिखो, मिथिला कर्नाट वंश। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है द्वितीय में, मिथिला का कर्नाट वंश।
कर्नाट वंश किसका? मिथिला का। हम्म, मिथिला किसको बोलते हैं? दरभंगा वाला क्षेत्र। हाँ मिथिला का कर्नाट वंश। देखो, पाल वंश के अंतिम शासक पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के शासनकाल में ही रामपाल के शासनकाल में ही मिथिला क्षेत्र में नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। जब इधर पाल वंश का साम्राज्य चल रहा था तो मिथिला में नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। कर्नाट वंश की संस्थापक कौन थे? नानदेव ने। नामदेव। ब्रैकेट में लिखा 1097 ईस्वी, 1097 ईस्वी। जी 1097 ईस्वी में नान्य देव ने कौन से वंश की स्थापना की थी? कर्नाट वंश की स्थापना की थी। कहाँ? मिथिला क्षेत्र में। नेक्स्ट लिखो, नान्य देव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। नान्य देव ने कर्नाट कुलभूषण नान्य देव ने कर्नाट कुलभूषण या कर्नाट, ठीक है, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। हो गया? जी नान्य देव के पुत्र गंगदेव, नान्य देव के पुत्र गंगदेव, हाँ गंगदेव हाँ लिख लिया। ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। सिमरावगढ़ इंपॉर्टेंट। गंगदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? सिमरावगढ़ को बनाया था तथा स्वयं को एक योग्य प्रशासक भी साबित किया था। स्वयं को एक योग्य प्रशासक भी साबित किया था। बहुत योग्य था ये। अगर पूछे सिमरावगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ है तो नेपाल क्षेत्र में पड़ता है ये, ठीक है, उतना याद नहीं। नेपाल का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां सिमरावगढ़ है। तो सिमरावगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? सिर्फ गंगदेव ने। गंगदेव किसका पुत्र था? नान्यदेव का। नान्यदेव ने कौन से वंश की स्थापना की थी? कर्नाट वंश की स्थापना की थी मिथिला में 1997 ईस्वी में। 1097। लिखो, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ
तो उस समय मिथिला क्षेत्र के राजा कर्नाट वंशीय नरसिंह देव ने नजराना देकर बख्तियार खिलजी को संतुष्ट किया था। तुम मेरे तरफ मत अटैक करो। कर्नाट वंश का कौन राजा था उस समय? नरसिंह देव। नरसिंह देव ने किसको नजराना दिया? बख्तियार खिलजी को, और उसको बोला कि भाई मेरे तरफ अटैक मत करो, ठीक है, हम तुमको जो चाहिए हम दे ही रहे हैं, टैक्स नजराना के रूप में। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। राम सिंह के शासनकाल में राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगन ने एक असफल सैनिक अभियान किया था। तुगन ने एक असफल सैनिक अभियान किया था जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्मस्वामी ने की है। धर्मस्वामी तिब्बत का यात्री था, इधर आया था। उस समय जो तुगरिल था उसने एक असफल प्रयास किया था, असफल सैनिक अभियान, कोशिश किया था, असफल रहा। तो इसकी चर्चा किसने की है? धर्मस्वामी ने की है, जो कि कौन थे? तिब्बत के यात्री थे, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो। नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा का शुरुआत नेपाल में तलेजू लिखते हैं। तलेजू नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा का शुरुआत हरि सिंह ने किया था। हरि सिंह ने किया था, जो गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद नेपाल भाग गया था। गयासुद्दीन तुगलक से कौन पराजित हुआ था? हरि सिंह। और
जब हार गया तो कहाँ भाग गया? नेपाल। तो नेपाल गया तो इसको नेपाल तो पूजा करने का आदत था, पूजा करने का आदत था। वो वही पूजा जाकर के नेपाल में करना शुरू कर दिया। तो नेपाल में तलेजू देवी की पूजा का जो शुरुआत किया किसने किया? हरि सिंह ने किया, हरि सिंह ने किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हरि सिंह की जगह गयासुद्दीन तुगलक ने, हरि सिंह की जगह गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया था। मतलब अब तुम यहाँ का काम देखो और हमको टैक्स दो। अहमद सर पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक के डर से हरि सिंह भाग गया। अब हरि सिंह का काम कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? उसके लिए उसने अहमद को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अहमद को। अहमद को, जो कि वहीं लोकल ही था। हरि सिंह ने नेपाल जाकर भी मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। कहाँ? नेपाल में। देख लिए? हाँ। देखो, कर्नाट वंश के कुछ मुख्य शासक, कर्नाट वंश के अन्य मुख्य शासक मती सिंह, सर एक मिनट। कर्नाट वंश के अन्य मुख्य शासक मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह थे। मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह और श्याम सिंह थे। अब अहमद कितना दिन यहाँ पे टिकता? जब तक बख्तियार, जब गयासुद्दीन तुगलक आसपास में था तब तक अहमद था। जैसे ही अहमद को हटाया, ये गयासुद्दीन तुगलक यहाँ से निकला, अहमद को हटाया और मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह यहाँ पे शासक बन गया। ठीक है जी। किसी का भरोसा तक लोग रहेगा, जब तक वो आदमी रहेगा तब तक ना। हाँ। गयासुद्दीन तुगलक निकला, उसके बाद फिर से अपना कर्नाटक वंश का जो अन्य राजा बन गया, कौन? मती सिंह, उसके बाद शक्ति सिंह और फिर श्याम सिंह। ये लोगों ने भी शासन किया। ठीक है जी। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटकों के स्थान पर एक नए वंश ओइनारा वंश का उदय हुआ था। ओइनारा, एक नए वंश ओइनारा वंश का उदय हुआ था। सर ओइनारा? हाँ लिखा हुआ है तो नहीं दिख रहा है? जी। ओइनारा वंश का उदय हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। कर्नाटक के स्थान पर एक नया वंश बना, कौन सा? ओइनारा वंश। कल हम लोग पढ़ेंगे वैनवार वंश, चेरो राजवंश, सब पढ़ेंगे कल। ठीक है। आज वाला में कुछ छूटा है तो बोलो, या कुछ पूछना है तो पूछो। सर बस यही वाला अहमद वाला जो लिखा है ना, स्थानीय व्यक्ति अहमद को नियुक्त किया गया, लिखेंगे। केंद्रीय प्रशासक नियुक्त किया था, मतलब तुम राजा नहीं हो, मेरे अंडर में रहोगे। ठीक है सर। उसको राजा नहीं बना दिया था कि भाई इसको हटा दिए तो तुम यहाँ का राजा होगे, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ पे काम देखो, लेकिन हमको खबर करो। गयासुद्दीन तुगलक के अंदर में वो काम कर रहा था।
कल ठीक पढ़ेंगे है आगे फेरो राजवंश, वेनवार वंश। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।